हेलो, वेलकम एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। थर्ड चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का, आपकी बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। और अपनी लेक्चर सीरीज चल रही है ट्वेल्थ बोर्ड रिवीजन, और हम इसमें कर रहे हैं 60 डेज के अंदर कंप्लीट रिवीजन हमें करना है बिफोर 5 फरवरी। 5 फरवरी के पहले पहले अपन ये कंप्लीट जो लेक्चर सीरीज है, एक ट्वेल्थ बोर्ड का जो रिवीजन है वो कंप्लीट कर चुके होंगे। और आपको अगर कोई थोड़ा भी अगर किसी भी चैप्टर में अगर डाउट है तो आप इस लेक्चर सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने कुछ हाफ प्रिपरेशन हो चुकी है, थोड़ी बाकी है, कुछ डाउट है, तो आप इस लेक्चर सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। और हम यहाँ पर आपके हर एक डाउट को बिल्कुल डिटेल में एकदम न्यूबी की तरह हम आपको यहाँ पे स्टडी करेंगे। और यहाँ पर एक बहुत एडवांस, बहुत अच्छे लेवल पर भी आपको स्टडी होगी। यहाँ पे लेक्चर चलेंगे ये। और इसमें मैं आपको कह रहा हूं कि आपके बहुत सारे पेपर की रीजनिंग के जो क्वेश्चंस है वो आपके यहाँ पर लेक्चर के दौरान ही पूरे सोल्व होने के पूरे पूरे चांस है। फिर भी अगर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपके रह रहे हैं तो आप मेरे से डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर जो इंस्टाग्राम पेज भी बना दूंगा तो वहां पर भी आप डीएम करके आराम से इजी वे में पूछ सकते हैं। तो हम आज शुरू करते हैं अपना थर्ड चैप्टर, और थर्ड चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट, एक बड़े वेटेज का, हाई वेटेज का चैप्टर है। क्योंकि यहां पर इसका जो, वैसे अगर ये नंबर ऑफ टॉपिक्स के हिसाब से माने तो भी ये बड़ा चैप्टर है, अगर एक इंपॉर्टेंस के हिसाब से माने तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फॉर आपकी एग्जाम, जो ट्वेल्थ बोर्ड की एग्जाम उसके अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है। और आप अगर फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, चाहे आप एक छोटे लेवल पे आप ओनली 12 तक पढ़ रहे हो, आप बाद में अगर मान लो मेडिकल में चले जाते फिजिक्स रह जाती है। और अगर आप जेई लेवल के लिए मैथ्स के हिसाब से पढ़ रहे हो कि आप अगर आगे जाके ग्रेजुएशन में जाओगे, बीएससी में जाओगे, चाहे आप इंजीनियरिंग में जाओगे, तो वहां पर आपको इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स आपके साथ हमेशा रहेगी। तो इसलिए ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक तरीके से। तो इसको हम आज शुरू कर रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी को। और करंट इलेक्ट्रिसिटी के पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमने अभी तक 2 चैप्टर दोनों कर लिए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, जिन 2 चैप्टर्स में हमने टोटल बड़े लेवल पे 4 डिफरेंट टॉपिक्स किए हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और यहां पर इस चैप्टर में हमारे पास काम आने वाला है एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल को यूज करके। पहले मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करूंगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी को एक्सप्लेन करूंगा, और फिर हम इस इंडिपेंडेंटली इस चैप्टर के अंदर काम करने लगेंगे। अगर आपने पहले वाले दोनों चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखे, ये डायरेक्ट देखना चाहते हैं, तो भी आपको बीच में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एक रिवीजन सीरीज है। और अब तक इस टाइम तक आपने कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी जगह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दोनों चैप्टर एक अच्छे लेवल पे या थोड़े से कमजोर लेवल पे किसी ना किसी तरीके से आपने किए होंगे। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, और आपको यहाँ पे कोई भी अलग से कोई कॉन्सेप्ट होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम शुरू करने वाले हैं अपना थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसका फर्स्ट टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को समझने के पहले हम थोड़ा पहले एक कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा जो प्रीवियस वाले चैप्टर से उनकी मैं थोड़ी सी आपको बात बता देता हूं। ठीक है, मान लो आपके पास एक कोई भी सब्सटेंस है। सब्सटेंस हमारे पास अभी तक 2 टाइप के हैं। एक्चुअल में सब्सटेंस 3 टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी: कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर। तो हम यहां पर बात करेंगे कंडक्टर्स के बारे में। ठीक है, कंडक्टर्स या कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर को हमने पहले भी बात करी है इसके बारे में, कंडक्टर क्या होता है। तो कंडक्टर होता है कि सब्सटेंसेस विच अलाउ द फ्लो ऑफ करंट थ्रू देम, जो अपने अंदर से करंट का फ्लो अलाउ करते हैं, उनको आप वहां पर करंट कंडक्टर्स कह सकते हो। ठीक है, और ये जो कंडक्टर होते हैं इनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब इनके पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा भी अगर फोर्स मिलेगा, थोड़ी भी अगर एनर्जी मिलेगी, तो ये अपने इस पूरे सब्सटेंसेस के अंदर बिल्कुल एक बहुत ही ज्यादा रैंडम मोशन करते रहते हैं ये कंटिन्यूअसली। और अगर इनको बाहर से एक फोर्स मिलेगा तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये वहां पर फ्लो करना स्टार्ट करते हैं। फ्लो करना स्टार्ट करते ही वहां पे करंट फ्लो करना
स्टार्ट करती है। तो इस टाइप के हम कंडक्टर्स को इजी वे में डिफाइन कर सकते हैं। इनको एक बहुत ही क्रुशियल तरीके से, बहुत एक इंपॉर्टेंट लेवल पे हम डिफाइन करेंगे चैप्टर नंबर 14 के अंदर, जहां पे हम इलेक्ट्रॉनिक्स स्टडी करेंगे। ठीक है, वहां पर आपको बहुत अच्छे से हम इसको एक और नेक्स्ट लेवल पे जाके डिस्कस करेंगे। कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर को, तीनों को डिस्कस करेंगे। यहां पर मैं आपको सिर्फ उतना ही बता रहा हूं जितना आपने पहले से ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, फिर हमारे पास एक होते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं वो जिनको हाई, इनकी जो कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है, इनकी कंडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा होती है, इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहां पर इंसुलेटर वो होते हैं जिनके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो बिल्कुल भी नहीं होते, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या अगर होते भी है तो बहुत ही कम, कोई एक दो इलेक्ट्रॉन, इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन कहीं हो सकता है, बाकी इनके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो आप इनको कितनी भी एनर्जी दे दें, कितने भी यहां पर ये बैटरी अप्लाई कर दे आप दोनों तरफ, तो ये यहां से करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं होगी। तो अब हम बात करते हैं वो करंट जो फ्लो होगी हम बात कर रहे हैं वो कैसे होगी, उसकी बात करनी है अभी हमें यहां पे। ठीक है, तो आप एक पहले वाले जो हमने जो चैप्टर स्टडी किया है फर्स्ट एंड सेकंड, उनका थोड़ा एक सिनारियो लेकर देखो आप, कि मेरे पास यहां पर ये एक कंडक्टर है। अगर ये कंडक्टर है मेरे पास इस जगह पे, तो इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहां पे मैंने क्या किया, इस जगह पर किसी भी कारण से, किसी भी वजह से यहां पर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहां पर मेरे पास मान लो मैंने एक नेगेटिव प्लेट लगा दी, इधर मैंने पॉजिटिव प्लेट लगा दी। तो क्या होगा, तो होगा ये कि इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, इसका मतलब चार्ज पार्टिकल फ्लो हो रहे हैं, चार्ज पार्टिकल मूवमेंट कर रहे हैं, और चार्ज पार्टिकल जब एक डायरेक्शन मूवमेंट करते हैं, इसी को आप क्या कहते हो, इसी को आप कहते हो इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट यही हो गई आपके लिए, इतनी सी बात है। अब इसी इलेक्ट्रिक करंट को हम आगे डिफाइन करते हैं, आगे इसी के बारे में पूरा कंप्लीट चैप्टर चलेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हुई, मैंने आपको ये बताया, फ्लो ऑफ चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक करंट हो गई। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक करंट हो गई। फ्लो ऑफ चार्ज होगा कैसे, जब आपने यहां पर इस कंडक्टर की एक साइड में आपने प्लस चार्ज दे दिया, दूसरी साइड में आपने नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो यहां पे क्या हो गया, इन इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स मिलने लग गया। इसको हम अगर और डिटेल में अगर बात करें, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां पर इस डायरेक्शन से लेकर इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, और हम इसको अगर एक लेवल पे और अगर जाके बात करें, तो आप ऐसे मान सकते हो, अगर मैंने इधर पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, तो ये क्या है, V हायर पोटेंशियल पर है। ठीक है, इसका पोटेंशियल होगा पॉजिटिव। अगर ये यहां पे मैंने नेगेटिव चार्ज दे रखा है, तो इसका पोटेंशियल होगा नेगेटिव। ये हायर पोटेंशियल पर है यहां पे, और ये यहां पर लोअर पोटेंशियल पर है। तो इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, और पोटेंशियल डिफरेंस किधर है, इधर हाई से लो की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहां पर इन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा, और इनके ऊपर फोर्स लगेगा, तो ये अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करेंगे, तो अल्टीमेटली कौन मूवमेंट हो रहा है, कौन फ्लो हो रहा है, आप ये कहोगे कि सर यहां पर तो चार्ज फ्लो हो रहा है, और ये जो फ्लो ऑफ चार्ज है इसी को आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हो। इस तरीके से करंट फ्लो होती है किसी भी कंडक्टर के अंदर। इसको हम यहां पर और डिटेल में स्टडी करेंगे इसी चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो अब ये तो आपका हो गया एक क्वालिटेटिव व्यू कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होती है और इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। फ्लो ऑफ चार्ज ही इलेक्ट्रिक करंट होती है, सिंपल सी बात है। लेकिन जब हम इसको अब क्वांटिटेटिव व्यू में एक मेजरमेंट के हिसाब से, इसको जब स्टडी करने के हिसाब से डिस्कस करेंगे, तो हम यहां पर इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा
और इंप्रूवमेंट करके डिस्कस करेंगे कि इसका और इंप्रूवमेंट करेंगे हम यहां पर। और उस तरीके में क्या होगा कि हम यहां पर अब इलेक्ट्रिक करंट को नए तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट इज ए रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए पॉइंट, और आप ये कह सकते हो अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम ए क्रॉस सेक्शन एरिया और फ्रॉम ए पॉइंट इन 1 सेकेंड, और आप पर सेकेंड भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसको अगर मैं लिखना है मुझे तो मैं कैसे लिखूंगा, ये देखो आप, अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट और क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, कि एक सेकेंड के अंदर जितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होगा उसको आप इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हो, इसको आप इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात करूं, जैसे मैंने यहां पे डेफिनेशन लिखी उसके अकॉर्डिंग अगर फॉर्मूला लिखूं, तो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू, सपोज आपके पास कोई एक ये वायर है, ये आपके सामने कोई एक वायर है। ठीक है, इस वायर से एक साइड से इस पॉइंट के थ्रू एक डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, या आप इसको क्यू भी मान सकते हो, आप डेल्टा क्यू भी मान सकते हो। हम एक स्मॉल एक फ्रैक्शन ऑफ चार्ज के लिए डेल्टा क्यू ले रहे हैं, और आप चाहो तो यहां पे स्मॉल क्यू भी ले सकते हो। ठीक है, तो डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, और इस चार्ज को फ्लो होने में जो टाइम लग रहा है वो है डेल्टा टी। तो डेल्टा टी टाइम इंटरवल में डेल्टा क्यू चार्ज अगर यहां से फ्लो हो रहा है तो यहां पर करंट कितनी निकल के आएगी, ये करंट निकल के आएगी आपके सामने डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, और इसको आप बोलोगे एवरेज करंट, इसको आप एवरेज करंट बोल दोगे, आई एवरेज। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर क्या करता हूं, इस डेल्टा टी टाइम की लिमिट टेंड्स टू 0 कर दूं, अगर मैं यहां पर एवरेज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, अगर मैं ऐसा कर देता हूं तो आप ये मान के चलो मैंने क्या किया है, जो टाइम इंटरवल है ना इसको मैंने बहुत छोटा कर दिया, इट टेंड्स टू 0, मतलब ये 0 के बहुत नजदीक है लेकिन 0 नहीं है, एग्जैक्ट 0 नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है, लेकिन 0 के काफी नजदीक है। तो मैंने क्या कर दिया कि डेल्टा क्यू भी अब बहुत ही छोटा हो जाएगा। अगर टाइम पीरियड बहुत स्मॉल है तो अब ये थोड़ी कि भाई बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो सकेगा, वहां पे चार्ज भी तो स्मॉल ही फ्लो होगा। तो यहां पर आप इस पूरी टर्म को आप लिख सकते हो इजी वे में डी क्यू ओवर डी टी, और यहां पर जैसे ही आपने लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 किया है तो ये आई एवरेज नहीं रहेगा, अब ये हो जाएगा आई इंस्टेंटेनियस, कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो करंट की वैल्यू है वो क्या हो गई, तो ये आपका आई इंस्टेंटेनियस डायरेक्ट आई हो गया। और अब हम बात करें कि अगर ये जो डेल्टा क्यू है इसकी जगह मैं डायरेक्ट अगर क्यू लेता हूं तो क्या बनेगा, तो भी कुछ नहीं बनेगा, यही है, आप इसकी जगह क्यू ओवर टी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्यू ओवर टी भी आप ले सकते हो, दोनों एक ही बात है, दोनों सेम चीज है, कि आपने ये देखा कि यहां से 3 मिली कुलाम चार्ज फ्लो हो रहा है और इसको कंज्यूम कर रहा है 5 सेकंड लग रहे हैं इसको फ्लो होने में, तो यहां पर टोटल करंट कितनी होगी, तो आप ये आराम से लिख सकते हो I इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻³ ये मिली कुलाम हो गया, और 5 सेकंड अगर हो गया तो यहां से आप अगर देखोगे तो ये कैसे बनेगा, ये 10⁻⁻6 कर दो और नीचे 5, तो आपके सामने आ जाएगा 600 इंटू 10⁻⁻6, आप इसको लिख दोगे 600 माइक्रो एम्पियर। ये इस तरीके से आपकी, ये मैंने माइक्रो लिख दिया ना क्योंकि ये 10⁻⁻6 कर दी, -6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पे 3 जीरोस यहां पे ले आए और 3 जीरोस नीचे ले आए, तो नीचे वाले जो है वो ऊपर जाके नेगेटिव पावर बन जाएंगे, तो -6 हो गई पावर, इतनी तो कैलकुलेशन अब आती है आपको, अब 11th क्लास में तो हो नहीं, आप अब आप यहाँ पे क्या हो 12th क्लास में, तो इतनी कैलकुलेशन तो आपको आनी ही होगी। ठीक है, तो ये आपका 600 माइक्रो एम्पियर इसकी करंट हो गई। जब एम्पियर क्या है यहाँ पे, एम्पियर इज ए यूनिट ऑफ करंट, अगर ये आपके पास करंट है तो इस करंट की यूनिट भी आपको पता होनी चाहिए, तो यूनिट ऑफ करंट क्या आएगी, आपको पता है I इज इक्वल्स टू Q ओवर T, तो आपने इसको लिखा कुलाम पर सेकेंड, एक तो ये डेराइव्ड यूनिट हो गई इसकी, लेकिन इसका एक डायरेक्ट नाम दिया हुआ इस यूनिट का, और इसको बोलते हैं एम्पियर, इसको बोला जाता है एम्पियर,
और स्मॉल में इसको एब्रेविएशन लिखते हैं इसका ए। इसको एक शॉर्ट टर्म में आप इसको ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैपिटल ए लिख सकते हो। अगर आप फुल नेम लिख रहे हो तो एम्पियर आपको लिखना होगा स्मॉल ए के साथ में, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी यूनिट हो गई। और ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, जो करंट है ना, जो इलेक्ट्रिक करंट है, ये एक टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये याद रखना, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो एक बात आपको मैं बता देता हूं, जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो करंट को, तो इसको ऐसा माना जाता है कि ये किसी दूसरी चीज पे डिपेंड नहीं करती, अकॉर्डिंग टू आवर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये किसी दूसरी चीज से इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। इसकी जो इंटरनेशनल डेफिनेशन है वो हम 4th चैप्टर में करेंगे। इसकी जो इंटरनेशनल डेफिनेशन है वो हम चैप्टर नंबर 4 में स्टडी करेंगे। यहां पर 1 एम्पियर हम यहां पर डिस्कशन नहीं करेंगे, ये 4th चैप्टर में डिस्कशन किया जाएगा। किसको? 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू इंटरनेशनल एम्पियर, जो भी है इसका जो भी नाम है उसको हम 4th चैप्टर में डिसाइड करेंगे कि 1 एम्पियर क्या होता है। यहां पर इसको देखकर तो आप सीधा सा डिफाइन कर सकते हो, इफ Q इज इक्वल्स टू 1 कूलम, T इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, तो I इज इक्वल्स टू 1/1 इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। तो आप ये कह सकते हो कि अगर किसी पॉइंट के थ्रू 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के अंदर फ्लो हो रहा है तो उस वायर के अंदर फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू 1 एम्पियर है, ऐसा बता सकते हो आप। लेकिन ऐसा बताना नहीं है, ये चलना नहीं है, अपने गड़ियों की डेफिनेशन है, लोकल डेफिनेशन है। लोकल डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा 1 एम्पियर की, ध्यान रखना। 1 एम्पियर की कौन सी डेफिनेशन पूछेगा? जो इंटरनेशनल डेफिनेशन है, जो पॉपुलर डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड लोगों की चलती है दुनिया में, ठीक है। इनकी लोकल्स की कोई नहीं सुनेगा। तो ये वाली डेफिनेशन मत कर देना, ये अपनी क्लास में आपको समझाने के लिए है, लोकल डेफिनेशन है। इसकी इंटरनेशनल डेफिनेशन हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे, यहां पे मैं आपको नहीं बताने वाला, ठीक है। तो ये आपका इसकी यूनिट हो गई। अगर इसकी डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशन ये क्या है? करंट एक खुद फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसकी डायमेंशन अपने आप में इंडिपेंडेंट डायमेंशन होगी, जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगी। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है या डायमेंशन है वो डायरेक्ट क्या हो जाएगी? ये ए। और इसको कई जगह, जैसे कि एस.सी. वर्मा जो बुक है वहां पर इसको ए की बजाय, ए के स्थान पर इसको आई से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक करंट का। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है? एक टाइप की स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट में अब हम यहां पर इसकी डायरेक्शन की बात पहले करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है ना, ये थोड़ा कंफ्यूजन का मामला है, इसलिए मैं कहता हूं आप इसको थोड़ा सा ध्यान से आप सुनेंगे, ठीक है। कंफ्यूजन का मामला क्या है? ये इसलिए कंफ्यूजन का मामला है कि यहां पर डायरेक्शन तो होती है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और हम इलेक्ट्रॉन को जानते हैं बहुत लेट से। जो इलेक्ट्रॉन है वो हमें थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था, और जब से एटम का थॉमसन मॉडल आया था हम वहीं से इलेक्ट्रॉन को जान रहे हैं। लेकिन हम इलेक्ट्रिक करंट को उसके भी काफी पहले से जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, इन सब चीजों को हम उसके पहले से जान रहे हैं। जब हम उसके पहले से इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिक करंट को जान रहे तो हमें उसकी डायरेक्शन के बारे में तो पहले से पता है। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है? जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है वो होती है अलोंग द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, अलोंग द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जिधर प्लस चार्ज मूव करेगा उधर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब प्लस चार्ज किधर मूव करेगा? मैं अगर एक बार के लिए आपको इस टाइप की बैटरी लगा देता हूं, जैसे कि आपने छोटी क्लासेज में भी थोड़ा सा स्टडी किया होगा, मैं वहां से रेफरेंस लेके बना रहा हूं। ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है, ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है। तो इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? यहां से पॉजिटिव से निकलकर यहां से रिपेल होते हुए किधर फ्लो होगा? ये फ्लो होगा नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ। तो पॉजिटिव चार्ज की जो
मूवमेंट अगर होती तो किधर होती, ये होती फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ना, वहां से स्टार्ट होकर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से फ्लो होती, और ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट की बिल्कुल सही है। एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। लेकिन हमें पता चला बाद में कि जो करंट फ्लो जो हो रही है, चार्ज जो फ्लो हो रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज तो बहुत कम जगह फ्लो होता है। कंडक्टर्स के अंदर तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता ही नहीं है। वहां तो जो फ्लो होने वाले हैं वो कौन फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के कारण, जो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट फ्लो हो रही है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन होगी ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है ना, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो इस बैटरी में जो मैंने करंट की डायरेक्शन बताई इसके ऑपोजिट होगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको यहां पर बता देता हूं, ये अपने पास एक बैटरी है, ठीक है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और हम यहां पर ये एक सर्किट मैंने बना दिया। ये आपके सामने सर्किट हो गया, ठीक है। तो यहां से ये किसकी डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। तो मैं पहले करंट के पहले मैं आपको सामने बना देता हूं डायरेक्शन किसकी, इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन। देखो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है ना, वो किधर है, इलेक्ट्रॉन इस टर्मिनल से निकलेंगे। हमें इलेक्ट्रॉन मिलेंगे कहां से, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ज्यादा कहां पे, नेगेटिव टर्मिनल पे है। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर से निकल करके इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, इधर फ्लो होगा, इधर फ्लो होगा, इधर फ्लो होगा। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरीके से, ये जो सारे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन है वो इधर फ्लो हो रहा है, और फाइनली पॉजिटिव में चला जाता है। ये क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मैं क्या लिख रहा हूं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आप इसको इलेक्ट्रॉनिक करंट भी बोल सकते हो। लेकिन इसके कारण, इस इलेक्ट्रॉन की फ्लो के कारण जो करंट फ्लो होगी, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो है। ध्यान रखना, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सर आपने तो इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉनिक करंट की, नहीं। इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन ये है जो मैंने आपको बता रखी है यहाँ पे, नेगेटिव टर्मिनल से स्टार्ट होकर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक करंट या करंट की जो डायरेक्शन है वो हमेशा किधर होगी, वो पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होके नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होगी। करंट की डायरेक्शन चाहे किसी भी तरह से हो, करंट की डायरेक्शन चाहे आपके पास अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, चाहे आपके साथ पास नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, दोनों तरफ करंट की डायरेक्शन नहीं बदलेगी। किसकी बदलेगी, इन चार्ज फ्लो की डायरेक्शन बदलेगी। तो यहां पर दो सेंटेंस निकल के, दो स्टेटमेंट निकल के आते हैं, क्या, डायरेक्शन ऑफ करंट इज अलोंग द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज और ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन है या जो नेगेटिव चार्ज है उसके ऑपोजिट, उसके फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होगी, और पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के पॉजिटिव डायरेक्शन में। क्योंकि हम ऑलरेडी पहले से जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, तो हमने हमारा जो कन्वेंशनल व्यू है ना, हमने उसको हमेशा फिक्स रखा है कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। लेकिन हमें बाद में पता चला यार पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो ही नहीं करता, फ्लो तो नेगेटिव चार्ज करता है। कोई बात नहीं, नेगेटिव चार्ज के मोशन के ऑपोजिट मान लो, खत्म बात, सारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई वहीं से, ठीक है। क्या तो हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दोबारा फिर से डिजाइन करते, और फिर भी कोई ना कोई कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ हो जाती, तो हमने क्या किया, ये मान ले भी नेगेटिव चार्ज इधर फ्लो हो रहा है, उसके ऑपोजिट मान लो करंट, खत्म काम, इतने में हो जाएगा। और सारी जो आगे की जो रिसर्च है, कैलकुलेशन है, सब कुछ सेम आ रही है, उससे काम हो रहा है अपना, इसलिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहां पर इसको समझ सकते हो, डायरेक्शन ऑफ। लेकिन करंट की डायरेक्शन के बारे में हमने इतनी सब कुछ बातें कर ली, तो क्या करंट वेक्टर क्वांटिटी हो गई, करंट के पास डायरेक्शन है तो क्या करंट वेक्टर क्वांटिटी हो गई, नहीं, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी।
इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये ध्यान रखना, स्केलर क्वांटिटी है ये, और स्केलर क्वांटिटी होना बहुत बड़ी बात है। किसके लिए? करंट के लिए। करंट के लिए स्केलर क्वांटिटी होना बहुत बड़ी बात है। क्यों बड़ी बात है? क्योंकि इसके पास तो डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। तो आप बोलोगे सर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने पर तो वेक्टर होनी चाहिए। होनी चाहिए, लेकिन है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती है। डू नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन लॉ, इसलिए करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब ये हुआ, देखो अगर मेरे पास यहां पर एक ये वायर है और एक ये वायर है, इन दोनों वायर में इसमें 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, यहां पे 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, और ये दोनों करंट मिलकर इस डायरेक्शन में जाएगी, और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो यहां पर इन 90 डिग्री एंगल से कोई भी मतलब नहीं है। नेट करंट की जो वैल्यू होगी यहां पे वो होगी 7 एम्पियर। आपने डायरेक्ट एल्जेब्रिक सम किया है, ठीक है। अगर यहां पर इसकी जगह कोई फोर्स होता, एक ये पॉइंट है और इस पॉइंट पर इधर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन, और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन, तो एक्चुअल में जो नेट फोर्स होगा वो तो इस डायरेक्शन में होगा कहीं, और ये 90 डिग्री का एंगल है। यहां पे जो फोर्स है वो कहीं इस डायरेक्शन में होगा नियरली, और इस फोर्स की जो वैल्यू होगी, इस फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा? इसके वेक्टर एडिशन लॉ से निकल के आएगा 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल्स टू 5 न्यूटन होगा। अब एक बात कहो, आप सोचोगे ये कौन सी कैलकुलेशन आ गई जो 3 न्यूटन को और 4 न्यूटन को ऐड करके 5 न्यूटन दे रही है? ये वेक्टर एडिशन लॉ से आता है, और वेक्टर एडिशन अभी तक आपको आता होगा। अगर नहीं आता है तो हमारे वेक्टर एडिशन के या वेक्टर्स के पूरा कंप्लीट चैप्टर अपलोड किया हुआ है, तो वहां पे आप हर एक वीडियो देख सकते हैं डिटेल के अंदर, और शायद ये वाले कॉन्सेप्ट तो उसमें हो चुके होंगे, एक दो कॉन्सेप्ट शायद बाकी होंगे, तो ये वाले कॉन्सेप्ट आप वहां से देख सकते हैं इजी वे में। तो ये क्या हो गया? वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो हो गया। जब वेक्टर का काम करते हैं, वेक्टर का मतलब ये नहीं होता कि उसमें डायरेक्शन है कि नहीं है। वेक्टर का मतलब ये हो सकता है उसमें डायरेक्शन के कारण कुछ चेंज भी आ रहा है क्या, कि उसकी डायरेक्शन की कोई सिग्निफिकेंस भी है कि नहीं है, और सिग्निफिकेंस फोर्स में है। अगर आप इधर फोर्स लगाओगे तो बॉडी इधर मूव करना स्टार्ट कर देगी, और इधर फोर्स लगाओगे तो इधर मूव करना स्टार्ट कर देगी, और ऐसे फोर्स लगाओगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट जहां पे आएगा बॉडी इधर मूव करना स्टार्ट कर देगी। इधर ऐसा नहीं है। फोर्स कैसे, ये करंट कैसे भी हो, ये इधर ही जिधर वायर होगा उधर फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। खुद की करंट की अपनी कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, डायरेक्शन की इंडिपेंडेंट कोई वैल्यू नहीं है करंट की डायरेक्शन की। करंट की डायरेक्शन तो वायर के अकॉर्डिंग फिक्स होती है, ठीक है, और जिधर बैटरी की टर्मिनल्स आपने लगाया उसके अकॉर्डिंग फिक्स होती है। तो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती, इतना ध्यान में रखो, और कोई चीज नहीं है, ठीक है। तो ये आपके सामने क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। लेकिन हमारे पास अगर एक फिक्स कोई एक सिंगल कंटिन्यूअस अगर कोई वायर है, और यहां पर हमने इस टाइप का वायर के जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली, इसका A1 है, A2 है, A3 है, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है, और एक कंटिन्यूअस वायर है, तो यहां पर आपके पास I1 है, I2 है, और यहां पर I3 है। ये तीनों करंट क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि एक ही वायर के अंदर फ्लो हो रही है, तो सीरीज के अंदर है ये, तो यहां पर करंट सारी सेम होने वाली है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पे डिफरेंट क्या होगा आएगा तब देखेंगे। तो ये सब आपके लिए करंट के कारण है। हम अब एक छोटा सा इसमें एक करंट के साथ एक और क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, डेंसिटी। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है फिर से, करंट डेंसिटी, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जे से। इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आई कैपिटल आई जहां जरूरत हो उसके अकॉर्डिंग, और यहां पर हम इसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं करंट डेंसिटी को। अब करंट डेंसिटी क्या हो गई? ये एक इंपॉर्टेंट फिर से क्वांटिटी आ गई, ठीक है। इसको जब हम डिफाइन करते हैं तो यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया आ जाता है, यहां पर आ जाता है हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया। और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है?
वो आपको पता है कोई भी जो वायर है उस वायर का सामने वाला जो एरिया फ्रंट है वो क्रॉस सेक्शन वायर हो जाता है। इसको मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, ठीक है। जैसे देखो मेरे पास ये एक वायर हो गया, वायर का जो शेप सिलिंड्रिकल शेप होता है ये तो सबको पता है। ये एक वायर है इस तरीके का, ठीक है। इस वायर का ये वाला जो सरफेस है, जो आपके सामने वाला सरफेस है, ये सरफेस क्या हो गया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। इस बात को ध्यान रखना इसको, ये आपके सामने क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। और इस क्रॉस सेक्शन एरिया की डायरेक्शन किधर है, ये डायरेक्शन इधर है, जिधर देख रहे ऑब्जर्व, जैसे मैं इधर ऑब्जर्व कर रहा हूं तो ये मेरी तरफ डायरेक्शन है इसकी, जिधर इसको देखा जा रहा है इस सरफेस के आउटवर्ड और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, दैट्स इट। तो ये क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया। और अब जो हम करंट डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, फ्लो ऑफ करंट थ्रू ए वायर पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, कि यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से कितनी करंट फ्लो रही है उसको आप करंट डेंसिटी कह रहे हो, ठीक है। तो आप यहां से डिफाइन कर सकते हो J इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए, J इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए, ये आपके सामने क्या होगा, इसकी करंट डेंसिटी होगी। और आपको पता है यहां से आप अगर ऐसे डिफाइन कर लेते हो कि I इज इक्वल्स टू, सिंस I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, तो आप यहां से ये भी निकाल सकते हो J इज इक्वल्स टू Q अपॉन A इंटू T। तो यहां पर अगर एरिया 1 हो जाए, T भी 1 हो जाए, तो J इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो आप इसको क्वांटिटेटिवली ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि फ्लो ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इन 1 सेकेंड इज नॉन एज ए करंट डेंसिटी, कि कोई भी चार्ज है, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया और 1 सेकेंड के अंदर, उसको आप कह सकते हो करंट डेंसिटी। या सिंपल आप अगर डिफाइन करना चाह रहे हो तो फ्लो ऑफ करंट थ्रू ए वायर पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज नॉन एज ए करंट डेंसिटी। अब करंट डेंसिटी जो है ना, ये एक टाइप की वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है ये। और इसकी डायरेक्शन किधर होती है, डायरेक्शन होती है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंड परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। ऐसा कैसे, कि जैसे मान लो आपके पास कोई वायर है, आपने कोई भी ये वायर रखा हुआ है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो यहां पर इसका परपेंडिकुलर होगा इस डायरेक्शन में। क्रॉस सेक्शन एरिया जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, उस क्रॉस सेक्शन के तो यहां से परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, और इस डायरेक्शन में होगा और उसकी लेंथ के अलोंग होगा, लेंथ की डायरेक्शन में। और करंट किधर फ्लो होगी, करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो होगी। अब क्रॉस सेक्शन में कई लोग ऐसे मान लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई ये वायर है तो क्या मैं क्रॉस सेक्शन एरिया इसको ऐसे काट लूं यहां पर, तो क्या ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा, क्या ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा, नहीं। ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया अब इधर नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं कंसिडर करना है। तो इस डायरेक्शन में इस तरीके से क्या करना है, जो भी आपका यहां पर इसके लेंथ के साथ थीटा बने, तो ए कॉस थीटा जो बनेगा ना, वो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा इसके अकॉर्डिंग इसमें। और यहां पर जो है, यहां पर तो थीटा की वैल्यू 0 आनी है, तो जो ए बनेगा वही इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा। तो ये आपके सामने हो गया करंट डेंसिटी। और इस तरीके से आप करंट डेंसिटी को डिफाइन करोगे। और करंट डेंसिटी की अगर यूनिट की अगर हम बात करें तो क्या आती है, यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी, यूनिट ऑफ जे, तो ये आपके सामने है, जे इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर या ए अपॉन मीटर स्क्वायर। सिंपल इतना सा करना है और कुछ नहीं करना। और अगर इसकी डायमेंशंस अगर आपको देखनी है तो बहुत इजी है। डायमेंशंस अगर आप देखोगे तो ए एल माइनस टू, तो ए तो इसका एम्पियर से हो गया और एल माइनस टू इसके नीचे मीटर है, मीटर स्क्वायर है, इसलिए इसका ए एल माइनस टू इज द डायमेंशन ऑफ करंट डेंसिटी। अब करंट डेंसिटी में एक चीज ये है आपके सामने कि अगर एक सिंगल अगर वायर है,
जो मैंने आपको अलग अलग वेरिएबल क्रॉस सेक्शन एरिया का मैंने आपके सामने ये वायर लिख दिया, ठीक है, बना दिया। तो A1 इज ग्रेटर देन A2 इज ग्रेटर देन A3। तो यहां पर आपने देखा था I1 और I2 एंड I3, ये तो सब क्या था, एक सिंगल कनेक्टेड वायर के अंदर ये तो सेम था। एक सिंगल वायर के अंदर चाहे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे भी हो, अगर ये अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया होगा तो करंट की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, ठीक है ना, और अलग अलग होगी। लेकिन अगर सिंगल वायर है तो उसके कोई डिपेंड नहीं करेगा इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे, यहाँ पे डायरेक्ट I1 I2 I3 सेम होंगे। लेकिन अगर मैं यहां पर जे की बात करूं, J1 J2 एंड J3, तो इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो भाई यहां पर ये सबसे कम होगी और J3 सबसे ज्यादा होगा। तो ये दोनों में कंपैरिजन अगर हमें करंट में और करंट डेंसिटी में अगर कंपैरिजन करना हो तो ये उसमें से एक कंपैरिजन आ जाता है, ठीक है। तो एक ये इसके अंदर करंट डेंसिटी की एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। अब हम बात करते हैं इसके आगे हम करंट कैरियर्स के बारे में कि करंट कैरियर होते क्या है। हमारे पास करंट कैरियर कौन कौन से हैं ये आप देखो, कैरियर्स। अब देखो करंट कैरियर अलग अलग सब्सटेंस में अलग अलग होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड्स। अब सॉलिड में दो टाइप के सब्सटेंस होंगे, जिसमें से एक तो होगा कंडक्टर्स, इनमें होंगे जो करंट कैरियर्स है वो होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। एक होंगे यहां पर सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स में जो आपके पास करंट कैरियर्स होंगे वो होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। होल्स होंगे और इलेक्ट्रॉन्स होंगे। होल क्या है, जैसे कोई भी एक कंप्लीट एटम है जो कंप्लीट उसके हर एक कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट फिल किया हुआ है और वहां से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो उस जगह पर एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। तो अभी तक के लिए आप इतना ही समझो कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ए होल। खत्म बात, इतना ही है। इसको डिटेल में तो हमारे 14 चैप्टर में आएगा, तब हम इसको डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सॉलिड के बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड, इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर यहां पर आपके पास जो करंट कैरियर्स होंगे वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होंगे। हमेशा इस चीज का ध्यान रखना। और हमारे पास अगर गैसेस अगर होगी तो गैसेस के अंदर करंट किस कारण फ्लो होती है, वहां पर भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस भी होते हैं और वहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो भी फ्लो कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कौन से, जो अपने उस एटम से जो आयनाइज्ड जो गैस है वहां से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, आइसोलेट हो गया अपने आप में, वो भी करंट फ्लो करवा सकता है यहां पर। इस तरीके से आप ध्यान रखना, ठीक है। और जो लाइटनिंग जो होती है ना, वहां पर भी अगर आप करंट की बात करो तो वो करंट भी इन आयंस, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट ही फ्लो होती है। जब क्लाउड्स के बीच में जो करंट फ्लो होती है ना उसको लाइटनिंग बोलते हैं वहां पे। तो फिर लाइटनिंग जो हो रही है तो लाइटनिंग में उसका कितना मैग्नीट्यूड होता है, देखो लाइटनिंग में जो करंट होती है वो बहुत लार्ज मैग्नीट्यूड की करंट फ्लो होती है। हमारे पास जो हाउस होल्ड करंट जो होती है ना, डोमेस्टिक करंट जिसे आप बोल सकते हो, उसका मैग्नीट्यूड होता है 1 एम्पियर टू नियरली 10 एम्पियर। 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 20 एम्पियर लगभग हाईएस्ट है। 10 एम्पियर के अंदर अंदर सारी करंट की वैल्यू आ जाती है। और मैक्सिमम जो करंट फ्लो होती है, जैसे हम ज्यादातर जो अपने घरों के इंस्ट्रूमेंट है वहां पे 1 एम्पियर, हाफ एम्पियर से काम हो जाता है। और अगर हमें बड़े हेवी मशीनरी अगर लगानी है घर में, अगर कुछ लगाते हैं तो 10 एम्पियर 16 एम्पियर तक में काम हो जाता है। और जो अपने फैक्ट्रीज में वहां पे जो बड़ी मशीनरी लगती है उसके लिए फिर ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट चाहिए। हाउस होल्ड करंट के लिए हम 1 to 10 एम्पियर के आसपास की करंट में हमारा काम हो जाता है। अगर हम बात करें लाइटनिंग की, लाइटनिंग में 10 to the पावर 4 एम्पियर तक की करंट फ्लो होती है।
इसको आप 1000 से 10,000 एम्पियर तक की करंट वहां पे फ्लो होती है। अब ये सोचो, जब हमारे पास जो वोल्टेज, घरों में जो वोल्टेज आता है उस वोल्ट में 220 वोल्ट होता है केवल, और वहां पर हमारे पास थोड़ा सा अगर इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है तो कितना नुकसानदेह होता है वो। 1 एम्पियर 2 एम्पियर में इतनी हालत खराब हो जाती है। और जो लाइटनिंग जो होती है जहां पे, और किसी आदमी के ऊपर लाइटनिंग गिर जाती है, बोलते हैं ना बिजली गिर गई उसके ऊपर, है ना, तो वहां पे लाइटनिंग अगर हो जाती है तो ये मान के चलो वो आदमी वहां तो फिर खत्म हो जाता है। इसी कारण होता है कि इतने मैग्नीट्यूड की करंट, इतना चार्ज फ्लो होता है, तो आप सब कितना ज्यादा अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस भी वहां पे उसको मिलता है। तो इस वजह से है। और हमारे पास जो छोटे जो इंस्ट्रूमेंट है, मोबाइल है, मोबाइल के अंदर के जो कई इंस्ट्रूमेंट है जैसे कंप्यूटर प्रोसेसर वगैरह जो होता है, वहां पे मिली एम्पियर रेंज की करंट फ्लो होती है। और हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारी जो नर्व्स है, वहां पे अगर आप करंट की बात करो तो 10⁻⁻6 एम्पियर, मतलब माइक्रो एम्पियर रेंज की फ्लो होती है हमारी नर्व्स में। ठीक है, हमारे जो नर्व्स है उनमें 10⁻⁻6 एम्पियर रेंज की करंट फ्लो होगी, जो कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट है, लेकिन है। क्या आप इसको मेजर कर सकते हो 10⁻⁻6 एम्पियर को? बिल्कुल मेजर कर सकते हैं। माइक्रो एम्पियर रेंज तक की करंट को मेजर किया जा सकता है। लेकिन नैनो एम्पियर रेंज की करंट को मेजर किया जा सकता है क्या? उसको बहुत हाईली सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन्हीं से मेजर कर सकते हैं, जनरली उसको मेजर नहीं किया जाता है। माइक्रो एम्पियर रेंज को तो हम बहुत अच्छे से, और एक ज्यादा सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं होती, इजी वे में उनको मेजर कर सकते हैं माइक्रो एम्पियर को, लेकिन नैनो एम्पियर बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ठीक है, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, इतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। हमें इतना हाउस होल्ड के बारे में पता होना चाहिए, लाइटनिंग के बारे में पता होना चाहिए, नर्वस के बारे में पता होना चाहिए, नर्व्स के बारे में, और हमें फिर पता होना चाहिए कंप्यूटर प्रोसेसर के बारे में 10⁻³ रेंज, जो कि मिली एम्पियर रेंज की होती है, वहां पर करंट फ्लो होती है। ठीक है, तो ये अपने पास करंट का एक स्मॉल एक ओवरव्यू हो गया, डिस्कशन हो गया। अब हम आगे बात करते हैं इसके आगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए। यह है रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? देखो, एक्चुअल में जो हमारा स्टडी का जो टॉपिक है ये वो होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से पहले रैंडम मोशन करना जरूरी है। तो इसलिए हम बात कर रहे हैं अभी रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो रैंडम मोशन क्या होती है? देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कंडक्टर्स के बारे में। कंडक्टर्स के बारे में मैं इसीलिए सबसे ज्यादा बताता हूं कि ये बार बार उनकी एक प्रॉपर्टी काम आती है। वो क्या? उनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है? अपने न्यूक्लियस से वीकली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो ऐसे तो अपने न्यूक्लियस से बंधे हुए होंगे, बाइंडेड होंगे, लेकिन उनको थोड़ी भी अगर उनको एनर्जी मिल जाती है किसी भी जगह से, तो वो फ्लो करना, मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, रैंडम मूवमेंट करते हैं। उसी को आप फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हो। और ये जो रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये किसके कारण होता है? कि आपके पास जो ये एक कंडक्टर मैंने लिया था, इस कंडक्टर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन में मान के चल रहा था। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन को जब हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, तो रूम टेम्परेचर कितना होता है? 300 केल्विन। और 300 केल्विन पर इन इलेक्ट्रॉन्स को थर्मल एनर्जी मिल जाती है। कौन सी एनर्जी मिलती है? थर्मल एनर्जी। इस चीज को याद रखना, थर्मल एनर्जी मिल जाती है। और थर्मल एनर्जी मिलने के बाद इनके अंदर एक, इस थर्मल एनर्जी को ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इनमें एक एबिलिटी आ जाती है कि ये मूवमेंट करे अपने आसपास में, और बहुत सारा मूवमेंट करते हैं। कि जब इनको, जैसे इनको एनर्जी मिली, तो यहां पर इनके मूवमेंट करने की एबिलिटी आ गई। तो ये मूवमेंट कैसे करेंगे? क्या इनको कोई फोर्स लग रहा है, फोर्स मिल रहा है कहीं से? नहीं, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन से इनको फोर्स भी नहीं मिल रहा है। तो ये क्या है? उस काइनेटिक एनर्जी के कारण किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं।
मान लो इधर मूवमेंट किया तो सामने इलेक्ट्रॉन मिल गया तो इसके कोलिजन किया, जिधर इसका मुंह हो गया, जिधर इसका फेस हो गया उधर चला गया, फिर जैसे आगे चला जिधर इसका फेस हो गया उधर चला गया, फिर इसके टकराया जिधर इसका मूवमेंट हुआ इधर चला गया। ये तो मैंने आपको एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया है, लेकिन ये जो काइनेटिक एनर्जी मिल रही है वो तो सभी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी। इवन आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन को तो मिलेगी, तो क्या वहां पे जो प्रोटॉन्स है क्या उनको नहीं मिलेगी, क्योंकि तो एटम से बना हुआ होता है, उसको भी मिलेगी। लेकिन यहां पे डिफरेंस क्या है, फिर जब दोनों को बराबर एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा लेकिन न्यूक्लियस या प्रोटॉन मूव क्यों नहीं करेगा? वो भी करना चाहिए ना, बिल्कुल करना चाहिए, मैं तो इसमें बिल्कुल एग्री करता हूं, करना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं करता वो आप यहां पे देखो कि आपके पास एक है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? इनका मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और इसके आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है इसका मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ कि यहां पर इन दोनों का मास का रेशियो देखो, अगर इलेक्ट्रॉन का मास अगर 1 है तो इसका मास कितना है 1836 है। तो आप ये मान के चलो, सिंपल वे में बता रहा हूं कि एक जो है, एक जो पार्टिकल है वो है 1 केजी का, एक पार्टिकल मान लो 1 केजी का है और आपको धक्का लगाना उसके 1 केजी के पार्टिकल को या बाट को आपको धक्का लगा के हिलाना है उसको, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, एक नीचे आपको साइड में आपको रख दिया 1800 केजी का वाट या 1800 केजी का वेट रख दिया आपके सामने। अब बोला इसको धक्का दे के हिला के बताओ कौन सा जल्दी हिलेगा, कौन सा जल्दी मूवमेंट करेगा? यही मूवमेंट करेगा 1 केजी वाला, क्योंकि इसका इनर्शिया बहुत कम है और ये मूवमेंट करने के लिए फ्री भी है। और ये वाले जो है ना, पहली बात तो खुद भारी, और दूसरी बात ये पूरे लैटिस के अंदर एक अपनी स्ट्रक्चर के कारण बने हुए हैं, बंधे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर सिर्फ और सिर्फ केवल इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स जो होते हैं उनके साथ अकेला न्यूक्लियस पूरा कंप्लीट मूवमेंट नहीं कर सकता। भाई स्पेस तो दोनों ने छोटा छोटा कवर कर रखा है, इलेक्ट्रॉन भी वो छोटा सा पार्टिकल होता है, न्यूक्लियस वो भी अपने आप में वो छोटा सा पार्टिकल है, क्योंकि एटम का कंप्लीट स्पेस तो खाली होता है, पूरा सब्सटेंस जो आपको सॉलिड दिखाई दे रहा है वो अंदर से तो पूरा खाली है, खोखला है बेचारा, होलो है पूरा कंप्लीटली, लेकिन उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो मूवमेंट करता है, क्योंकि वो जो है वहां पर उसका इनर्शिया कम होता है और बहुत लाइट पार्टिकल होता है, और जो न्यूक्लियस है प्रोटॉन बहुत हेवी पार्टिकल है और अपने लैटिस में फिक्स होते हैं वो, इसलिए वो मूवमेंट नहीं करते। वो ज्यादा से ज्यादा थोड़ा वाइब्रेट कर सकते हैं, मूवमेंट नहीं करते। तो मूवमेंट कौन करता है? इलेक्ट्रॉन करता है। ये इतना रैंडम मोशन कर रहा है, मान लो फिर से कहीं धक्का लगा, ठीक है, वापस इधर आ गया, फिर धक्का लगा उधर चला गया, फिर ये है, ये इधर मूवमेंट करने लग गया, इधर मूवमेंट करने लग गया, इधर मूवमेंट करने लग गया, फिर मान लो ये है, ये मूवमेंट करने लग गया इधर, इधर, फिर इधर। तो इस टाइप से हर एक इलेक्ट्रॉन एक रैंडम मोशन कर रहा है यहां पे, और इस रैंडम मोशन में टोटल जितने इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन से मूवमेंट करते करते इधर चले गए, उतने ही इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन से मूवमेंट करते करते इधर आ गए। दोनों नेट अमाउंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज है वो कितना हो गया? इक्वल्स टू 0 हो गया। टोटल नेट फ्लो ऑफ चार्ज कितना हो गया यहां पे? नेट फ्लो हो गया 0। तो करंट कितनी होती है? वो होती है Q अपॉन टी, वो भी कितनी हो गई? 0। यहां पर नो करंट, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी इस मोशन के कारण, और इस मोशन किसके कारण है? थर्मल एनर्जी के कारण, इसलिए इसको बोला जाता है थर्मल मोशन। इसको रैंडम मोशन भी बोलते हैं और इसको थर्मल मोशन भी बोल दिया जाता है। ये आपका रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की? जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं कितनी स्पीड से मूवमेंट करते हैं? तो आप देखो, इसको करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि एनर्जी मिल कहां से रही है? थर्मल
एनर्जी इज इक्वल्स टू किसमें कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में हो रही है। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, एम वी स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर हो गई। और थर्मल एनर्जी कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की, जितना भी टेम्परेचर मिलेगा उससे 3/2 kBt, 3/2 kBt के बराबर एनर्जी हो गई। और यहां पर आपको क्या v स्पीड निकालनी है ना, तो v निकाल लो यहां पे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास आ गया v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 kBt अपॉन m, और v इज इक्वल्स टू 3 kBt अपॉन m अंडर रूट। इतना आपको एनर्जी मिल गई, इतनी एनर्जी आपको यहां पर मिल गई, किसके कारण, थर्मल एनर्जी के कारण। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसकी अगर वैल्यू, स्पीड की वैल्यू अगर कैलकुलेट करना चाहो तो आप कर सकते हो इजी वे में। ठीक है, केबी, जो कि केबी क्या है यहाँ पे, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, वैल्यू रखो इनकी और ये आपकी वैल्यू निकाल लो। मैं आपको करके बता देता हूं, इनकी वैल्यू आप जब रखोगे तो ये बनेगा 3 इंटू 1.38 इंटू 10⁻23। जो टेम्परेचर हो कितना, रूम टेम्परेचर को आप 300 केल्विन बोलते हो, या फिर आप इसको 27 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हो। तो 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 300 आ जाएगा नियरली। और आपका इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31, और ये ऊपर ये जो है ना, ये भी -23 पावर है। और अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये जो वैल्यू है नियरली 10⁻5 की रेंज में आएगी। जो इलेक्ट्रॉन का जो ये जो भी वैल्यू आएगी मीटर पर सेकंड, ये जो वैल्यू है यहाँ पर 10⁻5 मीटर पर सेकंड की रेंज में आएगी। तो यहाँ पर इतनी ज्यादा स्पीड से रैंडम मोशन होती है इलेक्ट्रॉन की, ध्यान रखना। जो इलेक्ट्रॉन की ये वाली मोशन है रैंडम मोशन, और इतनी स्पीड से मोशन हो रही है तो किसी काम की नहीं है। सोचो अगर ये मोशन किसी के काम आए इतनी स्पीड, तो कितना भला हो सकता है लोगों का, लेकिन नहीं होता भला। ठीक है, वो फ्री में घूमते रहता है ऐसे, और वो सब जगह घूमता है, केवल ऐसा नहीं कि केवल इलेक्ट्रॉन्स में जो मेटल्स है वहीं पर घूमता है, वो हो सकता है हमारे अंदर भी ऐसे ही घूम रहा हो, क्योंकि हम भी तो कंडक्टर है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, तो इसको आप ध्यान में रखना। अब हम आगे बात करते हैं इसकी जो रैंडम मोशन है, इसके कारण आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, बिल्कुल रैंडम मोशन, नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज 0 है, नेट करंट यहां पर 0 है, और इस करंट, ये जो मोशन है इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई भी यहां पर पोटेंशियल इंक्लूड नहीं है, केवल और केवल थर्मल एनर्जी के कारण मोशन है, इसलिए इसको थर्मल मोशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं ड्रिफ्ट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की। अब ड्रिफ्ट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, वो है, अब इसमें अगर आपको ड्रिफ्ट मोशन अगर स्टडी करना है तो इसके लिए पहले थोड़ा सा ओवरव्यू आपको रैंडम मोशन का होना जरूरी है, जो कि मैंने आपको पहले वाले टॉपिक में बता दिया। अब हम बात करते हैं ड्रिफ्ट मोशन के बारे में, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। ड्रिफ्ट मोशन करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपने आप ही आ जाएगी। ठीक है, तो इस चीज को, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम डिस्कशन करते हैं। ड्रिफ्ट मोशन के लिए आपको यह देखना है कि सबसे पहले यहां पर अब आप वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, V अप्लाई करोगे, तो वहां पे क्या बनेगा, E बनेगा। E क्या करता है, किसी भी चार्ज पार्टिकल पे F लगाता है, और F के कारण क्या होती है, वहां पे M होता है। M किसको बोलते हैं, मोशन को, F फोर्स, E इलेक्ट्रिक फील्ड, V वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, इतनी चीजें हैं। तो यहां पर आपको यह देखना है कि इस जगह पर आपने एक कंडक्टर लिया है, यह आपके पास एक कंडक्टर है, और अब आपको थोड़ा और ज्यादा सीरियस होके इस माहौल को देखना होगा। ठीक है, यह आपके पास कंडक्टर है, और आपने यहां पर इसको किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है, और बैटरी के साथ जैसे ही कनेक्ट किया है तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और इसके कारण यहां पर बैटरी का ये पॉजिटिव चार्ज आप यहां पे कंसिडर कर सकते हो, और ये नेगेटिव चार्ज आप यहां पे कंसिडर कर सकते हो।
ठीक है। और इस कंडक्टर के अंदर क्या एग्जिस्ट करते हैं, कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर ये नेगेटिव चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स है काफी सारे, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है। क्या ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है तो क्या ओवरऑल कंप्लीट वायर भी क्या नेगेटिवली चार्ज्ड है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसको हमने चार्ज किया नहीं है, ये एक वायर है जस्ट। और मैंने ये वाला जो कंडक्टर आपको मैग्निफाइड वर्जन दिखाया है, ये जस्ट सिंपल वायर है, अपने हम यहां पर मैग्निफाइड वर्जन देख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आप जब देखोगे, आपने बैटरी से कनेक्ट करते ही ये पॉजिटिव चार्ज इधर है, नेगेटिव इधर आ गया, तो यहां पे आपको देखना होगा कि एक यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो गया, यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगने लग गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहां पर बैटरी से आपने पोटेंशियल डिफरेंस बता दिया। पोटेंशियल डिफरेंस का ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, और आपको पता है हमने ई और बी में रिलेशन डिफाइन किया था, ई इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस डेल वी अपॉन डेल एल। तो डेल वी इक्वल्स टू क्या होता है, ई नेगेटिव ई इंटू डेल एल हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको यहां पर पता है, और जब ये पता है आपको एक बार, तो अब आप यहां पर इजी वे में अच्छे तरीके से देख सकते हो कि जो आपने यहां पर डेल वी और ई का जो रिलेशन लिया है, तो उसके कारण जिधर जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, जो आपने बता दिया। अब इतने ये हमारे पास यहां पर डिस्कशन का मैटर ही नहीं है, लेकिन बता किस लिए रहा हूं, याद हो जाए आपको बार बार, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स की। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो ये इधर मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि क्या ये सारे इलेक्ट्रॉन अब स्ट्रेट डायरेक्शन में मोशन करके सारे इलेक्ट्रॉन का लेफ्ट की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे? क्या सारे इलेक्ट्रॉन इधर लेफ्ट डायरेक्शन में मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे क्या? इसका आंसर होगा स्ट्रेट लाइन में लेफ्ट डायरेक्शन में मोशन नहीं होगी, सारे इलेक्ट्रॉन लेफ्ट मूवमेंट करना स्टार्ट नहीं करेंगे। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कि देयर विल बी नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन या लेफ्ट डायरेक्शन। कैसे? नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स लेफ्ट। नेट फ्लो है, ऐसा नहीं कि सारे इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में चले जाएंगे। हो सकता है कुछ जो इलेक्ट्रॉन है, यहां से 100 इलेक्ट्रॉन है जो इस डायरेक्शन से इधर चले गए, लेकिन 200 इलेक्ट्रॉन है जो इस डायरेक्शन से इधर आ गए। अब नेट किधर हुआ है मोशन? नेट इधर ही हुआ है मोशन। इस तरीके से ये मूवमेंट होता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना। फिर दूसरी बात, एक तो ये कॉन्सेप्ट हो जाता है यहाँ पे, एक तो ऐसा हुआ होगा, एक ऐसा भी तो हो सकता है कि जो सारे ही इलेक्ट्रॉन है थोड़े थोड़े सरक के, थोड़े थोड़े फोर्स के कारण इधर शिफ्ट हो जाते हैं। ये भी कॉन्सेप्ट हो सकता है। कैसे? जो मोशन रैंडम हो सकता था, जो रैंडम मोशन हो रहा था यहां पर, इस जगह जो मैं रैंडम मोशन की बात कर रहा, इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं, इसका अगर मैं रैंडम मोशन का डायग्राम बनाऊं, तो मैं ऐसा डायग्राम बना सकता हूं क्या? क्या मैं ऐसा डायग्राम बना सकता हूं क्या? ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और मैं बी को भी थोड़ा इधर कर देता हूं, ठीक है, जिससे क्या है थोड़ा ये और आपको प्रैक्टिकली ठीक नजर आए, ठीक है। ये मैंने आपका जो बी पॉइंट है वो यहां कर दिया। ये रैंडम मोशन का डायग्राम है, ये किधर भी हो सकता है, ये बी इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। अब क्या लग रहा है? अब इसके ऊपर इस इलेक्ट्रॉन पे नेट इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। तो अगर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है,
तो क्या ये ए डायरेक्शन से, ए पॉइंट से सीधा इधर मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा? नहीं, ये नो उसी के लिए लिखा हुआ है। तो फिर मोशन कैसे होगी? जो ये वाला मैंने लिखा है यहां पे, ये ऐसे होगा कि जैसे आप ये मानो कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, तो अब ये इधर जाने की बजाय, इस पॉइंट पर जाने की बजाय, अब ये थोड़ा यहां शिफ्ट हो जाएगा। अब यहां पे जब इधर जाएगा तो अब ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब इधर आएगा तो थोड़ा ये यहां शिफ्ट हो जाएगा। अब ये थोड़ा यहां शिफ्ट हो जाएगा, और फाइनल जब मोशन होगी तो ये यहां। मतलब इसमें जो डिफरेंस है ना मोशन का, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है वो बी डैश तक ही आएगा। मोशन जो पहले में और अब में जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना सा होगा, इतना सा। ऐसा नहीं है कि जो ये रैंडम मोशन कर रहा था वो सारा इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। एक बात ध्यान रखना, ये अब यहां पे कई सारी टर्म्स है वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर अब एक क्वेश्चन ये बन के आता है कि जब इलेक्ट्रिक रैंडम मोशन होता है तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स है रैंडम मोशन में जो मोशन कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ कोलिजन कर रहे हैं। जो दो कंजुगेटिव कोलिजन है, उन कंजुगेटिव कोलिजन्स के बीच में मोशन कैसी होगी, उनका पाथ कैसा होगा? वो होगा स्ट्रेट पाथ। ध्यान से देखना, इन रैंडम मोशन, इन रैंडम मोशन, या आप कह सकते हो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है बिटवीन कंजिक्यूटिव कोलिजन, क्या होगा? स्ट्रेट। और अगर यहां पर इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पाथ क्या होगा? सेम क्वेश्चन है, कोलिजन्स के बीच का पाथ क्या होगा? ये होगा कर्व्ड पाथ। कैसे? ऐसे। कैसे बता देता हूं, फिर से एक बार ड्रॉ करके बताता हूं इसको। जैसे मान के चलो हमारे पास जो कोलिजन, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में पाथ है ना, वो ऐसे पाथ है। सपोज ये फिर से कर्व, अपने आप ही कर्व बनेगा, दिमाग में कर्व हो गया ना, इसलिए ये कर्व पाथ हो रहा है ऐसे। ठीक है, ये आपके सामने पाथ हो गया, ये वाला। लेकिन अब यहां पे इलेक्ट्रिक, इस इलेक्ट्रॉन पे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, लेकिन इसकी डायरेक्शन उधर है, तो ये पाथ कैसे होगा? ये पाथ ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो ये पाथ क्या होगा? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स आर इन डिफरेंट डायरेक्शन, आर इन डिफरेंट। ओके, तो दोनों क्या डिफरेंट डायरेक्शन में होने के कारण पाथ होगा कर्व, जिसको आप पैराबोलिक पाथ भी बोल सकते हो। कहां पर स्टडी किया आपने? ये आपने स्टडी किया है 11th क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन में, कि मोशन तो इधर है, लॉन्च तो आपने इधर किया था, ग्रेविटेशन फोर्स नीचे था, तो वो ऐसे जाके ऐसे गिर रहा था, कर्व पाथ हो रहा था। सेम इधर है, कर्व पाथ हो रहा है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो, नहीं लगाओ तो कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। ये समझना आपको, ठीक है ना? तो ये बहुत अच्छी बात है। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, और कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर ये पता है, बहुत कुछ पता है, ये अपने आप समझ में आता है, समझ आप अपने आप निकाल के लाते हो ना ऐसी चीजें, तो यू आर इंटेलिजेंट और यू आर रियली गुड इन फिजिक्स। कोई बात नहीं, अगर कोई बताता है फिर भी अगर याद कर लेते हो तो आप भी बेटर देन एवरेज हो। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये तो हो गया हमारे पास इसका क्वालिटेटिव डिस्कशन। अब हम इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। जब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हमें नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा, और नेक्स्ट स्लाइड पर जाने ही हम यहां पर अलग एक एक इलेक्ट्रॉन को अलग अलग तरीके से हम इसको ट्रीट करेंगे, अलग अलग पार्टिकल इसको कंसिडर करेंगे। तो हम यहां पर
अब इस इलेक्ट्रॉन पे क्या हो रहा है पहले ये बताओ। इस इलेक्ट्रॉन पे आप कहोगे सर यहाँ पे तो एक पोटेंशियल लगा हुआ है, इस पोटेंशियल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बना है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पे फोर्स लगा है, फोर्स है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन रखा है तो फोर्स लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एक मास पार्टिकल है ना, तो फोर्स लग रहा है मास पार्टिकल पे, तो वहां पे क्या होगा, एक्सेलरेशन भी होगा। तो उस एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करते हैं पहले, ठीक है। तो यस, तो आप देखो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, F इज इक्वल्स टू Q इंटू ई, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, Q फॉर इसका चार्ज, और Q कितना है इलेक्ट्रॉन का, माइनस ई है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई है यहां पे, हो गया काम। और आपको पता है, इसको इक्वेशन नंबर मैंने 1 दे दिया, आपको पता है फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ क्या है, आप कहते हो अगर मास पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन जनरेट होगा, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, m इंटू ए होगी। तो दोनों को इक्वल कर दो, दोनों को इक्वल कर दो, दोनों को इक्वल करने पर, क्योंकि जो आपने इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया वो ma के बराबर ही तो होना चाहिए। आधे से ज्यादा लोगों को ये पता नहीं होता कि हम यहां पर एक कोई फोर्स ले लेते हैं, उसको ma के बराबर क्यों करते हैं। ज्यादातर को पता नहीं, तो बस रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं। सिंपल सी बात ये समझ के चलो, कोई एक एजेंसी होगी, कोई एक एक्सटर्नल सोर्स होगा जो फोर्स लगाएगा। यहां पे वो सोर्स कौन है, बैटरी है। बैटरी किस टाइप का फोर्स लगाएगी, वो पोटेंशियल जनरेट करेगी और इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगी, जिसकी वैल्यू ये है। इस फोर्स के कारण क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, मोशन जनरेट होगी। और मोशन के अंदर फोर्स की डेफिनेशन क्या है, F इक्वल्स टू ma है। तो हमें यहां जाना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मोशन हो रही है, मोशन हो रही है तो हमें इसको स्टडी करना है, स्टडी करना है तो मोशन का यहाँ पे लगाना जरूरी है, तो ये लगा दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं 1 और 2। तो आप लिख सकते हो ma इज इक्वल्स टू माइनस ई एन टू ई, और a इज इक्वल्स टू माइनस ई अपॉन m। ये एक्सेलरेशन हो गया। और आप यहां पर देख पा रहे हो, इसको मैं अगर वेक्टर डायरेक्शन में लिखूं तो माइनस ई अपॉन एम। मैंने ई पर और ए पर वेक्टर लगाया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी, इसी का आएगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रॉन की मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट होगी, तो नेट फ्लो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो ये आपका मोशन को डिफाइन करेगी आगे। अब हम इलेक्ट्रिक जो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये देखो, इसको देखते हैं। तो अब हमारे पास देखो यहां पर इस जगह पे कितने सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर पहले फोर्स नहीं था लेकिन अब है। अब है तो इस फोर्स लगने के बाद एक्सेलरेशन हुआ है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कंसीडर करते हैं। तो इसके ऊपर अगर हम मोशन की इक्वेशन अगर लगाते हैं तो बैटरी लगाने के बाद, पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद नेट वेलोसिटी कितनी होगी, नेट वेलोसिटी यहां पर कितनी होगी ये देखो। तो नेट वेलोसिटी होगी v1 इज इक्वल्स टू फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के लिए। तो आप लगाओगे यहां पर v1 इज इक्वल्स टू u1 प्लस a t1। v1 इलेक्ट्रॉन की बैटरी लगाने के बाद इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी, u1 रैंडम मोशन जो हो रहा है उस टाइम पर इसकी वेलोसिटी, a इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू बैटरी और फोर्स, और t1 जब वहां पे दो कोलिजन हो रही है उन दोनों कोलिजन के बीच का टाइम डिफरेंस। और ये क्या होगा इसको डिफाइन करेंगे हम, ठीक है ना, यस। और फिर हमारे पास है फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन v2 इक्वल्स टू u2 प्लस a t2।
अगेन सेम है, v2 सेकेंड इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कहने का मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी a t2 t, अगेन दो कोलिजन्स के बीच का डिफरेंस। सिमिलरली इसको ऐसे करते करते हम फॉर nth इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है उसके लिए हम बात कर रहे हैं, Vn इज इक्वल्स टू un प्लस a Tn। हो गया, सबको हम ऐड कर देते हैं, ऐड ऑल द इक्वेशंस, तो ये आ जाएगा v1 प्लस v2 प्लस डैश 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 अप टू vn इज इक्वल्स टू u1 प्लस u2 प्लस डैश 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 un प्लस यहां से ये a तो सब में कॉमन है तो a तो मैंने लिख दिया t1 प्लस t2 प्लस डैश 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 tn, ये आपके पास tn हो गया। अब जितने नंबर ऑफ टर्म्स है उतने ही से हम यहां पे डिवाइड कर देंगे, करते हैं चलो डिवाइड। तो देखो यहां पर मैंने n से डिवाइड कर दिया, आप अगर करते हो तो नेक्स्ट एक और लाइन लिखना, नेक्स्ट स्टेप में करना है, और यहां पर मैंने पूरे इक्वेशन को n से डिवाइड कर दिया। अब n से जब डिवाइड किया है ना मैंने, तो ये देखो बैटरी अप्लाई करने के बाद, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद हमारे पास जितनी भी इंडिविजुअल वेलोसिटीज है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की, सेकंड इलेक्ट्रॉन की, थर्ड इलेक्ट्रॉन की, फोर्थ इलेक्ट्रॉन की, ऐसे सभी इलेक्ट्रॉन्स की nth इलेक्ट्रॉन तक आ गए, इन सभी वेलोसिटीज का एवरेज हो गया ये, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी, एवरेज वैल्यू आ गई ना, तो ये हो गई एवरेज वेलोसिटी आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ बैटरी और पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको बोलते हैं वीडी, क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई वीडी, थोड़ा इसको मैं अच्छे से दूर लिख देता हूं थोड़ा इससे, ठीक है, वीडी इक्वल्स टू बैटरी लगाने से पहले की वेलोसिटी u1 है, u1 u2 u3 u4 u5 un अपॉन n, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स का नेट मूवमेंट कितना था, नेट वेलोसिटी कितनी थी, वो थी यहां पर 0, कोई भी नेट मोशन नहीं था, इधर उधर जितने इधर जा रहे थे उतने वापस आ जा रहे थे, खत्म बात। फिर a इसका एक्सिलरेशन, और ये क्या है, हर एक इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन्स के बीच में गैप, टाइम ड्यूरेशन, तो इसको बोला जाता है, एवरेज को बोला जाता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। डिफाइन करेंगे इसको, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, ये रिलैक्सेशन टाइम, तो आपके पास Vd इज इक्वल्स टू आ गया a इंटू टाउ, Vd इज इक्वल्स टू a इंटू टाउ, और a कहां से है, a कहां पर है, ये रहा a, e अपॉन m, पहले मैग्नीट्यूड लिख देंगे फिर उसके बाद हम इसको वेलोसिटी लिख देंगे, तो आप देखो यहां पे अपने पास आ गया Vd इज इक्वल्स टू a की वैल्यू है माइनस e अपॉन m इंटू टाउ, तो आप इसको एक साथ भी लिख सकते हो, Vd इज इक्वल्स टू माइनस ई टाउ अपॉन m, ये आपके सामने एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये आपके सामने, और अगर इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो माइनस ई, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, माइनस ई टाउ अपॉन एम, ये आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। अगर आप चाहो तो इसको पोटेंशियल की फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है E इज इक्वल्स टू V अपॉन एल, तो यहां से Vd इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस ई वी टाउ अपॉन एम एल, ये भी इसकी वैल्यू आ जाती है, आपको केवल यहां पे मैग्नीट्यूड से मतलब है, ठीक है, इस वाली टर्म में, क्योंकि यहां पे डायरेक्शन तो है ही नहीं, सामने वाला तो वेक्टर है ही नहीं, तो इस तरीके से आप यहां पर इसको लिख सकते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अलग अलग टर्म्स को। ठीक है, अब टाउ क्या है यहां पर, ये है
रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम को डिफाइन करते हैं टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एवरेज ऑफ टाइम इंटरवल्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और फिर एक यहां पर आता है लैम्डा, जिसको क्या बोला जाता है, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ ये क्या होता है, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन्स, बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन्स। तो एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन, जब इलेक्ट्रॉन है वो लगातार जो कोलिजन्स के बीच में मोशन कर रहा है, तो ये जो दो कंसेक्यूटिव कोलिजन्स है ना, इनके बीच में जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उन सब का जो एवरेज है वो होगा मीन फ्री पाथ। इसको बोलते हैं लैम्डा में। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है एंगस्ट्रॉम के आसपास है, नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है इसकी वैल्यू लैम्डा की। और यहां पर रिलैक्सेशन टाइम है, इसकी यूनिट होती है कितनी, सेकंड। सेकंड इसकी यूनिट होती है सेकंड्स या सेकंड, आप इनको यहां पर डिफाइन कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने आज के लेक्चर में क्या डिस्कशन किया है, मेन हमारा जो थर्ड जो चैप्टर है उसको हमने स्टार्ट किया था, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया था, करंट डेंसिटी, चार्ज कैरियर्स, और मेन जो टॉपिक रहा था अपना वो रहा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया। और आप अभी नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आप शेयर करें, और कमेंट करके बताएं आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, और अगर कुछ आपको अदर और चाहिए तो और बताएं, आपकी जो भी जरूरत है उसको पूरी करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।